हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। भाई बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। आज आप लोगों का इकोनॉमी का बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, तो सारे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। मोस्टली प्रश्न आपके नोट्स से हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जिसमें आपको अपने कॉमन सेंस का उपयोग करना है। आप सभी को पता है आईएएस के एग्ज़ाम में आने वाले जो प्रश्न होते हैं वो ज़्यादातर जो प्रश्न होते हैं वो कॉमन सेंस और नॉलेज दोनों पर आधारित होते हैं। यानी कि आईएएस का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नॉलेज के साथ साथ तेज़ दिमाग, क्रिटिकल थिंकिंग भी होना चाहिए, जो तत्काल उत्तर निकालने की क्षमता रखता हो। और इसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों आप लोगों के लिए प्रश्न बनाए जा रहे हैं, जिससे आप लोगों का वो लेवल हो सके जो एक आईएएस अधिकारी का होना चाहिए। और इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों, क्वेश्चन देख के घबराइएगा मत। आपको बताना है कि 1950 से 90 की अवधि में भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़कर 3 गुने से अधिक हो गया है। फिर भी सभी सही अर्थ में आत्मनिर्भरता, जिसका तात्पर्य है भूख से मुक्ति, नहीं प्राप्त की जा सकी है। इसके निम्नलिखित में से क्या कारण उत्तरदायी नहीं है। सीधा क्वेश्चन कह रहा है कि 1950 से लेकर के 90 के बीच में भारत ने खाद्यान्न उत्पादन में 3 गुना से भी ज़्यादा वृद्धि कर ली है, लेकिन फिर भी क्या कारण है कि हमारे यहाँ पूरी तरह से जनता को भूख से मुक्ति नहीं मिली है, यानी कि पूरी तरह से जनता का पेट नहीं भरा जा सका है। इसके लिए कौन सा कारण जिम्मेदार नहीं है। यानी कि यहाँ पे आपके कुछ कारण होंगे जो इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, लेकिन ऐसा कुछ कारण हो सकता है जो इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हो सकता है। यानी कि इसमें से कोई एक कारण है जो इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है, यानी कि ये आपका ऑप्शन है। चलिए देखते हैं क्या क्या है ऑप्शन आपके सामने। पहला है हरित क्रांति देश के छोटे छोटे खंडों तक सीमित रही है। क्या ये जिम्मेदार नहीं है इसके लिए, यानी कि जो हमारे खाद्यान्न उत्पादन के बावजूद सबका पेट नहीं भरा जा सका, क्या इसके लिए कारण जिम्मेदार नहीं है। आपको पता है जिम्मेदार नहीं है जो वो कारण बताना है, जो जिम्मेदार है उसको नहीं बताना है। दूसरा है गरीबों की कमाई की तुलना में खाद्य के भाव बहुत अधिक हैं। तीसरा मोटे अनाजों की तुलना में गेहूं और धान पर अत्यधिक बल दिया गया है। और चौथा हरित क्रांति के अधिकांश लाभ नकदी फसलों को ही मिले हैं, खाद्यान्न फसलों को नहीं। तो बताएंगे बच्चों, बहुत आसान है लेकिन बढ़िया प्रश्न है। इसमें से कोई एक कारण है जो वर्तमान में जो भूख की समस्या है उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है, और बाकी सारे कारण उसके लिए ज़िम्मेदार होंगे। चलिए फटाफट उत्तर दीजिएगा, गलती नहीं करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप लोगों को इसका सही उत्तर देना है। और अब बहुत खुशी होती है कि अब आप लोग धीरे धीरे बहुत समझदार हो गए हैं और अब आप लोग बढ़िया उत्तर देने लगे हैं। तो आई थिंक आपको इसका उत्तर मिल गया होगा बच्चों। बढ़िया प्रश्न था आपका। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही नहीं है, ये कारण जिम्मेदार नहीं है भुखमरी के लिए। यानी कि हरित क्रांति देश के छोटे छोटे खंडों तक सीमित रही, बिल्कुल सही बात है। और इसी वजह से पूरे देश में ना लागू होने की वजह से उत्पादन उतना ज़्यादा भी नहीं हुआ कि सबकी ज़रूरतें पूरी की जा सके। भले ही उत्पादन कई गुना बढ़ा, लेकिन इतना नहीं हुआ कि कुपोषण से मुक्त भारत हो। दूसरा है गरीबों की कमाई की तुलना में खाद्यान्न के भाव अधिक हैं, बिल्कुल सही है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दोनों टाइम दाल चावल रोटी सब्जी की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, जिनके शरीर में जो है सभी पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि सारे जो खाद्यान्न होते हैं वो अपेक्षाकृत महंगे होते हैं। उनके इनकम की यानी कि इनकम कम होता है और सारी ज़रूरतें जिनसे शरीर को मतलब जो है पोषकता मिल सकती है वो उतने कम पैसे में पूरा नहीं हो पाता। तो ये रीज़न भी जिम्मेदार है। तीसरा भी सही है कि मोटे अनाजों की तुलना में गेहूं धान पर अत्यधिक बल दिया गया है। ये रीज़न भी है कि इस हरित क्रांति में ज़्यादातर जो बल दिया गया वो गेहूं और धान पर दिया गया, मोटे अनाज पर कम दिया गया। यानी कि मोटे अनाजों का उत्पादन भी कम है, और ये भी इसके लिए एक जिम्मेदार रीज़न है। जिम्मेदार कौन नहीं है, तो हरित क्रांति के लिए अधिकांश लाभ जो है वो नकदी फसलों को ही मिली है, खाद्यान्नों को नहीं। ये बात गलत है बच्चों, आप सभी को पता है कि ये बात गलत है और ये इसके लिए ज़िम्मेदार भी नहीं है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है क्वेश्चन के हिसाब से ज़िम्मेदार नहीं है, बाकी सारे पॉइंट्स जो हैं वो ज़िम्मेदार हैं। चलिए अगला प्रश्न, और ये प्रश्न भी अच्छा है और इसका उत्तर आप लोगों को देना है। क्वेश्चन है हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक प्रभावित या लाभान्वित हुए हैं। यानी कि जब हरित क्रांति आई तो भारत के कौन से राज्यों को इससे सबसे ज़्यादा लाभ मिला। पहला ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल और असम।
दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। तीसरा ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। तो आपको बताना है बच्चों कि हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सबसे ज़्यादा लाभान्वित हुए हैं। और ये बहुत आसान है आप लोगों के लिए, ये जिन बच्चों ने पढ़ा है उनके लिए तो आसान है ही, और जिन बच्चों को उतना नहीं जानकारी वो भी इसको कॉमन सेंस का उपयोग करके बता सकते हैं। तो चलिए एलिमिनेट करते हैं बच्चों, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल तो होगा ही नहीं, आपको पता है ये दक्षिण में है, जबकि जो हरित क्रांति आई थी वो पश्चिमी क्षेत्र में आया था। तो आप जानते हैं कि जो पश्चिमी क्षेत्र है इसमें बिहार और पश्चिम बंगाल, असम नहीं है, और आपका राजस्थान और गुजरात भी नहीं है, महाराष्ट्र है इसमें, तो इसलिए भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरुआती दौर में हरित क्रांति लागू किया गया था। इन्हीं क्षेत्रों में सबसे पहले हरित क्रांति आई थी और उत्पादन का जो रेशियो है वो कई गुना बढ़ गया था। चलिए बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी अच्छा है। प्रश्न है, प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति में क्या शामिल नहीं है। मैंने आप लोगों को द्वितीय हरित क्रांति के बारे में भी बताया था। आप लोगों को बताना है कि द्वितीय हरित क्रांति में क्या शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है भारतीय कृषकों को सार्वभौमिक कृषि व्यापार में सहभागिता। क्या ये द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य था कि जो भारतीय कृषक हैं इनको सार्वभौमिक कृषि व्यापार में सहभागिता मिले। दूसरा, फसल पश्चात खाद्यान्न में क्षति को कम से कम करना। क्या ये भी सही है कि जो फसल है इसमें जैसे फसल उत्पादन के बाद जो खाद्यान्नों में ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होता है, यानी कि फसल उत्पादन के बाद जो खाद्यान्न को क्षति पहुंचती है उसको कम किया जाए। तीसरा, फसलों के भंडारण में सुविधा। क्या ये बात सही है कि फसल के जो मतलब शीतगृह हैं ऐसे सुविधाओं को विकसित किया जाए। और चौथा, क्या कृषि में विदेशी मुद्रा के सीधे निवेश को प्रोत्साहन। क्या ये बात द्वितीय हरित क्रांति में शामिल था कि कृषि में विदेशी मुद्रा के सीधे निवेश को प्रोत्साहन किया जाए। तो बताएंगे बच्चों कौन सा ऑप्शन है जो कि आपका सम्मिलित नहीं है द्वितीय हरित क्रांति में। और आई होप आप लोग इसको बहुत आसानी से बता सकते हैं कि द्वितीय हरित क्रांति जो है इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि शामिल हैं। और ये बहुत ही बढ़िया है बच्चों, आई होप आप सभी को ये चीज़ें याद रहेंगी। आप सभी को पता है कि जो द्वितीय हरित क्रांति है ये बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आया था, जैसे भारत में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास करना, शिक्षा के क्षेत्र में मतलब कृषि के क्षेत्र में लोगों को शिक्षित करना, अनुसंधान का जो क्षमता है ये भी बढ़ाना, ये सब चीज़ें थी। और जो है विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थाओं के द्वारा भी लोगों को जागरूक करने की कोशिश किया गया था। साथ ही कृषकों को सार्वभौमिक व्यापार से जोड़ने का काम भी किया गया था। तो क्या नहीं था ये बताना था, तो बहुत आसान था बच्चों। कृषि में विदेशी निवेश के सीधे विदेशी मुद्रा के सीधे निवेश को प्रोत्साहन, ऐसी कोई बात द्वितीय हरित क्रांति में नहीं किया गया है। पहला सही है कि भारतीय कृषकों को सार्वभौमिक कृषि बाजार से में सहभागिता, यानी कि जो भारतीय कृषक हैं इनका भी वैश्विक बाजार और बाकी बाज़ारों में सहभागिता बढ़े। और दूसरा भी सही है कि फसल के पश्चात खाद्यान्नों की जो क्षति है उसको कमी जाए, स्टोरेज की जो है व्यवस्था की जाए, उनको अच्छे गोडाउन में रखे जाए, उनका प्रसंस्करण किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्नों को बढ़िया मूल्य मिले और वो आगे के क्रम में बढ़ते रहे, बर्बादी ना हो। और फसल का जो भंडारण तो आपको पता ही चल गया, प्रशीत गृहों का निर्माण करना जहाँ फसल लॉन्ग टाइम तक सुरक्षित रहे, सड़े ना, खराब ना हो, ये सारी चीज़ें थी। पहली हरित क्रांति में फसल के उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। दूसरी हरित क्रांति में बाकी सभी पहलू पर ध्यान दिया गया है, लेकिन इसमें कृषि में विदेशी मुद्रा के सीधे निवेश जैसी कोई बात नहीं की गई थी, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन नहीं होगा। चलिए बच्चों, आपका अगला प्रश्न भी बहुत ही बढ़िया है और ये आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा और उम्मीद है कि इसको कोई बच्चा गलत नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ आप लोगों को। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। इसमें से कौन से कृषि को अगर हम करेंगे तो पर्यावरण संरक्षण होगा, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा और साथ ही पर्यावरण के साथ साथ मानव के सेहत का भी संरक्षण होगा, मानव के सेहत को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। और इस तरह की कृषि को वर्तमान में बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, और आप सभी को ये पता भी होगा और आप सभी को पता होना भी चाहिए। तो आई थिंक बहुत अच्छा है बच्चा आप लोगों का उत्तर।
आप सभी को पता ही है कि कौन सी कृषि है, फिर भी ऑप्शन दे देते हैं। अधिक उपज वाली किस्म की खेती, या ग्लास हाउस में पौधे उगाना, तीसरा शिफ्टिंग खेती, और चौथा है जैविक कृषि। तो नो डाउट, आप लोगों को कोई डाउट ही नहीं है कि जैविक कृषि की बात की जा रही है। जैविक कृषि ही वर्तमान में सबसे ज़्यादा चर्चा में है, इसी को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। और सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है जो पूरी तरह से जैविक कृषि पर आधारित है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और सबसे पहला राज्य भी है जिसने पूरी तरह से अपने आप को जैविक कृषि पर किया है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। ये पर्यावरण और सेहत दोनों के लिए अच्छा है, आपका जैविक कृषि। और वर्तमान में जो लोग भी कृषि कर रहे हैं उन्हें जैविक कृषि पर ध्यान देना चाहिए, ये बढ़िया है। ये क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो आपको उत्तर ढूंढने में ज़रा भी दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन है, गहन कंदन संवर्धन के माध्यम से, मतलब जो गहन कृषि किया जाता है उसके संवर्धन के माध्यम से, उसको बढ़ावा देने के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु पहल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि आपका जो गहन कृषि या गहन कंदन संवर्धन के माध्यम से कौशल सुरक्षा हेतु पहल के बारे में कौन सा कथन है जो कि सही है। पहला है, इस पहल का उद्देश्य उन्नत उत्पादन और कटाई उपरांत प्रौद्योगिकियों को निर्देशित करता है एवं समूह उपागम के साथ एकीकृत रीति से मूल्यवर्धन तकनीक को निर्देशित करता है। याद रखेंगे बच्चों, ये करंट का क्वेश्चन था, इसलिए आपके ये जो है एकेडमिक वाले में नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा। दूसरा है, इस योजना में निर्धन लघु सीमांत एवं जनजातीय किसानों को बड़ी हितधारिता है। तीसरा है, इस योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य वाणिज्यिक फसलों के किसानों को पोषकों के अत्यावश्यक निवेश को, यहाँ पे बच्चों को है, और लघु सिंचाई उपकरणों के निःशुल्क किट प्रदान करें, कंदन की खेती की ओर प्रोत्साहित करना। और आपका चौथा है कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं है। तो आपको बताना है बच्चों कि आपका कौन सा है जो क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर हो जाएगा। गहन कंदन संवर्धन के माध्यम से कौशल सुरक्षा हेतु पहल, इनमें से कौन सा है जो है गहन कंदन यानी कि बढ़िया से गहन कृषि करके और उस कृषि के द्वारा कौशल विकास के लिए पहल है, सुरक्षा के लिए पहल है। तो आप सभी को इसका उत्तर अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, आप लोगों को मैं इसका उत्तर बता दे रही हूँ कि क्या है ये भी याद रखेंगे। आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है यही सही है। इस पहल का उद्देश्य उन्नत उत्पादन और कटाई उपरांत प्रौद्योगिकियों को निर्देशित करता है एवं समूह उपागम के साथ एकीकृत रीति से मूल्यवर्धन तकनीक को निर्देशित करता है। आप सभी को पता है कौशल पोषण सुरक्षा हेतु पहल है ये। तो आपका पोषण सुरक्षा में ये सारी चीज़ें आएंगी, उन्नत उत्पादन हो, कटाई के उपरांत प्रौद्योगिकी का उपयोग करके समूह के उपागम के साथ एकीकृत रीति से मूल्यवर्धन तकनीक को निर्देशित करना, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। उत्पादन बढ़िया से लेकर के उसका सही उपयोग हो सके, सही तरीके से उसका जो है लोगों तक पहुंचाया जा सके, मूल्यवर्धन किया जा सके, फ़ायदा उठाया जा सके, ये सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना का पोषण भारत में किस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण द्वारा होता है? वह है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और उत्तर भी आप सभी को पता होना चाहिए। राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना का, जो राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना आया है, इसके लिए पैसे कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अधिकरण मतलब संस्था कर रही है? कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना के लिए पैसे उपलब्ध करा रही है? ऑप्शन में है खाद्य एवं कृषि संगठन, दूसरा है विश्व बैंक, तीसरा है एशियन बैंक, चौथा है संयुक्त राष्ट्र विकास बैंक। और आप सभी को ये चीज़ याद होना चाहिए बच्चों, मैंने आप लोगों को बोला था मोस्टली जो डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए जो है पैसे उपलब्ध कराता है वो कौन है?
तो इसमें आप लोगों को कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना का जो पोषण है वो भारत में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कर रही है, क्योंकि एक नई योजना है ये, और इस नई योजना को बढ़ावा देने का जो काम है वो पैसे दे करके कौन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है, विश्व बैंक का ये काम है बच्चों, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आपका विश्व बैंक हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है। इनमें से कोई एक है जो कि गलत है और आपको वही बताना है कि कौन सा है जो कि आपका गलत है, और आई होप आप इसका उत्तर बता सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है ये, और क्वेश्चन है कौन सा गलत है। तो चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। भारत वर्ष में फसल बीमा योजना 1985 में प्रारंभ की गई थी। याद हो तो आप लोगों को ये मैं करा चुकी हूँ ये पॉइंट, तो आई थिंक आपको ये याद होगा। दूसरा, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की कुल संख्या 9 है। और तीसरा, काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 में प्रारंभ किया गया था। और चौथा है, नीली क्रांति का संबंध सरसों के उत्पादन से है। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए बच्चों, बहुत ही आसान है और ये आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है। आई होप आप इसका उत्तर बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो आई थिंक आप सभी को पता होगा कि कौन सा है जो कि आपका सही है। एक चीज़ याद रखेंगे बच्चों कि यहाँ पे गलत कौन सा है ये तो आपको पता ही चल गया है कि कौन सा गलत है, और कोई एक ही गलत है। और ये आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, शायद मैंने कल के क्लास में आपको बताया था कि भारत को सस्य जलवायु मतलब होता है कृषि जलवायु। भारत को कितनी कृषि जलवायु में बांटा गया है? कृषि जलवायु में बांटा गया है। तो याद रखेंगे इसको 15 कृषि जलवायु में बांटा गया है। और उत्तर प्रदेश को कितनी कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ये 9 सही है। आई थिंक मैंने 8 बता दिया था आप लोगों को, तो 8 नहीं है, ये 9 है, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी का 9 है और इंडिया का 15 है, ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे, इसको आप लोग फिर से रिकॉल कर लीजिएगा। तो गलत बताना सभी को पता है कि जो नीली क्रांति है ये मत्स्य उत्पादन से है, मत्स्य पालन से है, इसलिए आपका ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और ये बहुत आसान था। बाकी सारे पॉइंट सही हैं कि भारतवर्ष में फसल बीमा योजना 1985 में प्रारंभ हुआ था, ये मैं पहले भी करा चुकी हूँ क्वेश्चन। और उत्तर प्रदेश में 9 सस्य जलवायु हैं, इंडिया में 15 हैं। और काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 में प्रारंभ किया गया था। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाई हूँ, तो इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये आपका जो चौथा है ये सही नहीं है। और जो आपका सरसों है, ये कौन सी क्रांति के तहत सरसों पे काम किया गया था? कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष कृषि उपज योजना का संबंध है। विशेष कृषि उपज योजना का संबंध किससे है? पहला है दलहन व तिलहन के उत्पादन से, दूसरा है नगद फसलों के उत्पादन में वृद्धि से, तीसरा है कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल से, चौथा है सूखाग्रस्त क्षेत्रों में फसलों की उत्पादकता बढ़ाने से। तो बताएंगे बच्चों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपका विशेष कृषि उपज योजना का संबंध किससे है। और ये आपका जो है यूपी पीसीएस मेंस का क्वेश्चन है, जो उस समय करंट का था, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए शामिल कर लिया क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट लगा था। तो याद रखेंगे बच्चों आपका कौन सा हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपका 2004-9 में जो है ये नीति लाई गई थी, विशेष कृषि उपज योजना। और ये जो है कृषि पदार्थों के आयात निर्यात से जुड़ी हुई योजना है, और जिसके माध्यम से जो कृषि के उपज होते हैं, जैसे फल हो गए, फूल हो गए, सब्जियां हो गए, डेयरी हो गया, कुक्कुट हो गया, लघु वनोत्पाद हो गए, इन सभी के उत्पादन को बढ़ावा देना और बढ़ावा देने के बाद इनके निर्यात में वृद्धि करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। कृषि उत्पाद में आप जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र में आपके डेयरी उत्पाद भी आ जाते हैं, वन के उपज भी आ जाते हैं, कृषि भी आ जाता है, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आपका जो है कृषि उत्पाद में सारी चीज़ें जो है शामिल हैं, यानी कि इन्हीं के आयात निर्यात को या निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ये योजना लाई गई थी, इसलिए इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे। चलिए अगला आपका जो प्रश्न है वो है
किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन उद्देश्यों के लिए कृषि को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है? किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन उद्देश्यों के लिए कृषि को अल्पकालिक ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है? याद रखेंगे बच्चों, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, IAS का है, हल्के में मत लीजिएगा। कह रहा है किसान क्रेडिट योजना के तहत अल्पकाल के लिए ऋण किस किस मद में किसानों को उपलब्ध कराया जाता है? तो आपके सामने है कूट। देखिए, कूट की सहायता से उत्तर देना है और 5-5 कूट दिए हैं और इसको देख के बिल्कुल मत घबराइएगा। चलिए देखते हैं आपका क्या होगा। एलिमिनेट करके क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। पहला है फार्म परिसंपत्तियों के रख रखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए, क्या ये अल्पकाल के ऋण में आएगा? फार्म परिसंपत्तियों के रख रखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए। दूसरा, कंबाइन कटाई मशीन और ट्रैक्टर तथा मिनी ट्रकों के क्रय के लिए, क्या ये किसान क्रेडिट में अल्पकाल के लिए ऋण दिए जाते हैं इस तरह की चीज़ों के लिए? तीसरा, फार्म परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं के लिए, क्या ये बात सही है? क्या ये अल्पकाल के ऋण दिया जाता है इसमें? तीसरा, फसल कटाई के बाद के लिए परिवार के लिए, क्या ये बात शामिल होगा कि फसल कटाई के बाद के लिए परिवार के लिए? चौथा, घर निर्माण तथा गांव के शीतागार सुविधा की स्थापना के लिए, क्या घर निर्माण और गांव के शीतागार सुविधा की स्थापना के लिए इस तरह के ऋण जो है वो प्रदान किए जाते हैं? तो बताएंगे बच्चों आपका कौन सा है जो कि सही है। और ये प्रश्न भी काफ़ी शानदार है। अब चलिए एलिमिनेट किया जाए, देखते हैं कौन सा है जो कि आपका शामिल हो जाएगा। तो आपका है जो है, आपको पता है कि कंबाइन कटाई मशीन और ट्रैक्टर तथा मिनी ट्रक, इन सब को खरीदने के लिए अल्पकालिक नहीं बल्कि दीर्घकालिक ऋण की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये महंगे इंस्ट्रूमेंट हैं और महंगे इंस्ट्रूमेंट के लिए ज़्यादा पैसा लगता है और ज़्यादा पैसे वापस प्राप्त करने में समय लगता है और इसको जमा करने में भी समय लगता है। तो आपका दूसरा तो नहीं होगा। चलिए देखते हैं बच्चों कि दूसरा किस में है। अरे वाह, कितना आसान है। पहले में भी दूसरा है, सी में भी दूसरा है, डी में भी दूसरा है, यानी कि आपका उत्तर आपके पास है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहला, तीसरा, चौथा सही है। पांचवा भी देखिए बच्चों, घर निर्माण तथा गांव के शीतगार सुविधा की स्थापना के लिए, घर बनाना है, गांव के लिए शीत गृह का निर्माण करना, ये सब बड़े काम है, बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसमें ज़्यादा पैसा और ज़्यादा समय की ज़रूरत होती। तो पांचवा अगर एलिमिनेट कर देते बच्चा लोग, तब भी देखिए आपका पहला, तीसरा और चौथा चला जाता और खाली का खाली आपका बी बचता। कितना आसान था ये। आप में इनमें से कोई भी एक ऑप्शन हटा देते, चाहे पांचवा हटा देते, चाहे दूसरा हटा देते, आपको उत्तर मिल जाता। तो आई थिंक आप लोगों को मज़ा आया होगा ये क्वेश्चन सॉल्व करके। देखने में जितना बड़ा सा था, इतने सारे ऑप्शन थे, उतना ही ये आसान था आप सभी के लिए और आप लोग तो अब बड़े ब्रिलियंट हो जा रहे हैं धीरे धीरे। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सब नहीं होगा क्योंकि आप सभी को पता है कि ये गलत बात है। चलिए अगला प्रश्न है बच्चा लोग, और ये भी आपके लिए अच्छा है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर बताइए। पहला है, किसान कार्ड योजना वर्ष 2001 में शुरू की गई थी, क्या ये बात सही है? दूसरा है, यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकता के लिए पर्याप्त और समयानुपात समर्थन प्रदान करती है, क्या ये बात सही है? तीसरा है कि दोनों कथन सही है, यानी कि उपयुक्त दोनों, और चौथा है कि इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि सही है, कौन सा है जो कि सही है। और ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और आई थिंक आप सभी को पता है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी। ये क्वेश्चन पहले वनडे एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते थे, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी। ये 2001 में नहीं बल्कि 1998 की घटना है, इसलिए आपका ये डेट याद रखेंगे। तो आपका पहला नहीं होगा और आप सभी को पता है जब पहला नहीं होगा तो आपका क्या हो जाएगा? दूसरा बिल्कुल सही है कि यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकता के लिए पर्याप्त और समानुपात समर्थन प्रदान करती है।
तो आपका दूसरा सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है वो आपका केवल दूसरा सही है, ना पहला सही, ना तीसरा सही, ना चौथा सही है। और ये क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, इसको मैं ऑफलाइन प्रैक्टिस सेशन में भी करवा चुकी हूँ और क्लास में क्वेश्चन सेशन में भी हो चुका है। क्वेश्चन है, हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। आपको बताना है हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर किसके द्वारा प्रकाशित होता है। पहला है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से, दूसरा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, तीसरा है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, चौथा है भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद। बताएंगे बच्चा लोग कि कौन है जो प्रकाशित करता है हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर, और ये आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, इसलिए आप लोग इसको गलती नहीं करेंगे। तो आप सभी को इसका उत्तर पता ही है, क्लास में हो चुका है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित किया जाता है। यूपी पीसीएस में मेंस में आया हुआ ये क्वेश्चन है, याद रखेंगे। साथ ही एक क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन है यूपी कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है। परिषद कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है। ऑप्शन में है पहला कानपुर, दूसरा है आपका लखनऊ, तीसरा है आगरा और चौथा है मेरठ। तो बताएंगे बच्चा लोग कि आपका उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आया हुआ है। इसकी स्थापना 1989 में हुआ था, ये चीज़ याद रखेंगे। और 1989 में इसकी स्थापना कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, राजधानी में। साथ ही कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा कि दाल और चीनी अनुसंधान कहाँ है। दाल और चीनी अनुसंधान कहाँ है। यूपी के कौन से शहर में दाल और चीनी अनुसंधान है। लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। प्रश्न है, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है, आपको ये बताना है। और ये तो बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए, और इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। पहला है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, दूसरा है राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम, और आपका तीसरा है कृषि उत्पाद अधिनियम 1937, और चौथा है खाद्य उत्पाद आदेश 1956 एवं मांस तथा खाद्य उत्पाद आदेश 1973। IAS एग्ज़ाम का क्वेश्चन है ये, और आप लोगों को इसका उत्तर देना है। बहुत आसान है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। आप सभी को पता है कि जो आपका खाद्यान्न यानी कि भारत में कृषि उत्पादों के बाज़ार के लिए किसके अधीन विनियमित किया जाता है, तो आप सभी को पता है ये राज्य सूची का विषय है। और अगर ये राज्य सूची का विषय है तो जाहिर सी बात है कि आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है ये करेक्ट हो जाएगा। राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन के द्वारा ये किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको APMC भी कहा जाता है। याद रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बच्चों आपके दाल और चीनी का अनुसंधान जो है वो आपका कानपुर में है। याद रखिएगा दाल चीनी दोनों ही कानपुर में है। नेक्स्ट बता दीजिएगा कि भारत में औषधि और विष का अनुसंधान संस्थान कौन से शहर में है। औषधि और विष संस्थान कहाँ पे है। ऑप्शन में है लखनऊ, दिल्ली, भोपाल, नागपुर। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी, आपको ये बताना है बच्चों। और ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो आप लोगों को बिल्कुल भी गलती नहीं करना है।
तो आई थिंक आप सभी को इसका उत्तर रटा होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बार बार आए हुए प्रश्नों में से है कि भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पे स्थापित हुआ था। तो आप सभी को पता है ये विश्वविद्यालय आपका पंतनगर में है। जब यह स्थापित हुआ था 1960 में, तब ये आपकी विश्वविद्यालय जो था ये यूपी का हिस्सा था, क्योंकि 1960 में इसकी स्थापना हुई। और आपको पता है जो उत्तराखंड जो है वो यूपी से कब हुआ है, बताएंगे बच्चों? 9 नवंबर 2000 में यूपी से उत्तराखंड अलग हो गया। तो अब ये उत्तराखंड में है, लेकिन जब स्थापित हुआ था 1960 में, तब ये यूपी में था और ये आपका एक प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था भारत का, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थापित था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि विष और औषधि का जो अनुसंधान संस्थान है वो आपका लखनऊ में है, याद रखेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है। क्वेश्चन है यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है कहाँ पे? नई दिल्ली में, बी हैदराबाद में, सी नागपुर में, डी नैनीताल में। बताएंगे बच्चों कहाँ पर है आपका राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी। आई थिंक आपको इसका उत्तर पता होगा कि आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है ये बिल्कुल सही है, हैदराबाद में है आपका नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट। चलिए आपके पास फिर से आ गया है बढ़िया जो है क्वेश्चन, और इसका उत्तर तो आप सभी का सही होना चाहिए, क्योंकि क्लास में मैं ये पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए इसको गलत नहीं करेंगे। क्वेश्चन है गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? पहला है आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी, दूसरा है कृषि लागत और मूल्य आयोग, तीसरा है विपणन और निरीक्षण निदेशालय कृषि मंत्रालय, और चौथा है कृषि उपज मंडी समिति। तो इसका उत्तर आप सभी को पता है। इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यही सही है। आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट मंत्री होती, कैबिनेट कमेटी होती है, यही गन्ने के लिए उचित और जो है पारिश्रमिक मूल्य जारी करता है। याद रखेंगे बच्चों, ये एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, आईएएस का प्रश्न था ये। और आपका अगला है भारत में चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये विभिन्न एग्ज़ामों में बार बार पूछा जाता है, और ये भी आपके यूपीपीसीएस मेंस जो है का क्वेश्चन है। और हालांकि ये लोअर पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, ऐसे विविध एग्ज़ामों में आता रहता है। तो आप सभी को बताना है कि भारत का चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बहराइच, रांची, झांसी या पटना? उत्तर बहुत आसान है बच्चों, क्योंकि बार बार एग्ज़ाम में आया हुआ, इसलिए गलती नहीं करेंगे। और आप सभी को इसका उत्तर पता है कि जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है ये जो आपका 3 है ये सही है। झांसी, उत्तर प्रदेश के झांसी में है आपका जो आपके घास और चारागाह अनुसंधान है। याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के झांसी में है ये। और साग भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बता दीजिए बच्चों फटाफट। साग भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये भी यूपी में ही है। यूपी में कहाँ है? इलाहाबाद, वाराणसी, झांसी, लखनऊ। उत्तर दीजिएगा फटाफट, कहाँ पे है आपका साग भाजी अनुसंधान संस्थान? इलाहाबाद में है या वाराणसी में है या आपका जो है कहाँ है? फटाफट बताइएगा। तो आप सभी को पता है कि वाराणसी में है आपका साग भाजी अनुसंधान संस्थान। चलिए आईएएस के प्रश्न पे आ जाइए। आईएएस का प्रश्न है और ये तो बहुत आसान है, क्योंकि ये तो लीक हो चुका है। आपको पता है कि गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? तो इसमें तो आप लोगों को कोई डाउट ही नहीं होगा, ये तो आप लोग बिना किसी मेहनत के भी बता सकते हैं। आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है यही सही है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा इसकी अनुशंसा की जाती है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं, बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया आप लोगों ने।
लेकिन अगला जो है ये थोड़ा सा बढ़िया है और आप लोगों को इसका उत्तर बहुत ही गंभीरता से पढ़ के देना है, क्योंकि एमएसपी पढ़ाई हो तो गलती नहीं करेंगे। पहला है, सभी अनाज और दालों तथा तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद भारत के किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में असीमित होता है। क्या ये बात सही है कि सभी अनाज और दालों और तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है होता है और वो भी असीमित होता है? क्या ये बात सही है? दूसरा है, अनाज एवं दालों का एमएसपी किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च स्तर पर निर्धारित किया जाता है, जिसे स्तर पर बाज़ार मूल्य कभी नहीं पहुंच पाता। क्या एमएसपी बहुत ज़्यादा हाई मूल्य इस पर जारी किया जाता है? यानी कि एमएसपी में सरकार जितना मूल्य खाद्यान्नों का जारी करती है, क्या उस रेट तक कभी भी एमएसपी मतलब उस रेट तक कभी भी बाज़ार मूल्य नहीं पहुंच पाता है? तो आपको बताना है बच्चों कि कौन सा है जो कि सही है। आपके सामने कूट भी है, केवल पहला, केवल दूसरा, या पहला दूसरा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे बच्चों आपका कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। और ये याद रखेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए आसान भी है, जो कि ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए आप लोगों को गलत नहीं बताना है। तो आप सभी को पता है कि क्या होगा इसका उत्तर, जो कि ये तो बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए आप लोगों को, इसमें तो कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। जो इसमें कह रहा है कि सरकार सभी अनाज और दाल और तिलहनों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है, तो ये तो आपका गलत हो गया। आपको पता है टोटल आपके 22 से 24 फसल ही हैं जो कि जिस पे सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है। अब उसमें सारे अनाज, दालें और तिलहन तो बिल्कुल शामिल नहीं है, इसलिए आपका क्या हो गया, पहला गलत हो गया। और दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि ये इतना हाईएस्ट भी नहीं होता कि बाज़ार मूल्य कभी वहाँ तक ना पहुँचे, इसलिए आपका दूसरा भी गलत है। ये तो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, तो बाज़ार कीमत वहाँ तक पहुँच सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर वस्तुओं का शॉर्टेज हो, डिमांड ज़्यादा हो, तो निश्चित तौर पे बाज़ार मूल्य उससे भी ऊपर चले जाते हैं। अगला प्रश्न भी आपका कूट की सहायता से उत्तर देना है। हो, ये तो बहुत आसान है और आप लोगों को तो इसका उत्तर कौन सा है जो कि सही है? पहला है, कृषि लागत और कीमत आयोग 32 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत जारी करती है या कीमतों की सिफारिश करती है। ये सिफारिश करती है और सरकार जारी करता है। क्या ये बात सही है? दूसरा, केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आरंभ किया। क्या ये बात सही है कि केंद्रीय उपभोक्ता मामलों और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को जारी किया था? तो बताएंगे बच्चा लोग कि आपका कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। और इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। और आपको आपके सामने कूट भी है, केवल पहला सही है या केवल दूसरा सही है या दोनों सही है या एक भी सही नहीं है। तो आप सभी को पता है कि जो आपका पहला है ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये 32 नहीं, टोटल 23 से 24 फसल ही इसमें होते हैं, जिसमें आपके 22 तिलहन दलहन खाद्यान्न होते हैं और 1-2 फसल आपके नकदी के हो जाते हैं। टोटल मिला के जो है 23 से 24 फसल आते हैं। तो आपका पहला गलत हो गया। क्या दूसरा जो है ये सही है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आपका जो दूसरा है सही नहीं है, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य मिशन आरंभ किया था। ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए आपका दोनों ही जो है ये कथन गलत हो जाएंगे। याद रखेंगे बच्चों कि दोनों ही कथन जो है वो आपका गलत है। चलिए देखते हैं, यानी कि डी कोई भी सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है, जो कि आपके 20वें नंबर का प्रश्न होगा, जिसको याद रखेंगे।
और इसमें जो आपका था कि किसने शुरू किया था, तो ये भी जान लीजिए बच्चा लोग कि किसने शुरू किया था इसको। जो आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, ये केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना थी। और ये आपका इसमें ज़्यादातर जो काम किया गया था वो जैसे कि आपका चावल, गेहूँ, दालें, इन सब के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित था। और इसमें आप देखेंगे जो काम कर रहा था वो कृषि मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा था। तो कृषि मंत्रालय के द्वारा ये जो योजना है ये प्रारंभ किया गया था। इसमें केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय नहीं है बल्कि कृषि मंत्रालय का काम था, इसलिए ये भी जान लीजिए आप लोग कोई किस मंत्रालय ने इसको शुरू किया था। चलिए आपके सामने फिर से जो है बहुत ही शानदार प्रश्न है और आपका बताना है कि इनमें से कौन सा है जो कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के उद्देश्य नहीं है। यानी कि कृषि लागत और मूल्य आयोग जो अनुशंसा करती है उस अनुशंसा में क्या शामिल नहीं है, आपको ये बताना है कि क्या शामिल नहीं है, उद्देश्य में क्या शामिल नहीं है ये बताना है। तो कोई एक होगा जो शामिल नहीं होगा, बाकी सारे जो है वो शामिल होंगे। पहला है कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण। स्तरीय नहीं है बच्चों, स्थिरी है, यानी कि जो कृषि मूल्य हैं ये स्थिर रहे, बहुत ज़्यादा इनमें उतार चढ़ाव ना हो। क्या ये बात सही है? दूसरा, कृषकों के लिए समर्थक वास्तविक आय स्तर का सुनिश्चित, यानी कि कृषकों के लिए वास्तविक एक आय स्तर को सुनिश्चित कर देना ताकि वो जो है आत्मविश्वास के साथ काम कर सके। क्या ये इसका उद्देश्य है? तीसरा, लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि अन्य उचित दरों पर उपलब्ध करवा कर उनके हितों की रक्षा। क्या ये बात है कि लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि एवं उचित दरों पर उपलब्ध कराकर उनके हितों की रक्षा। चौथा, कृषकों के लिए अधिकतम मूल्य का सुनिश्चित करना। क्या ये बात सही है कि जो आपका कृषि एवं लागत मूल्य आयोग है ये कृषकों के लिए अधिकतम मूल्य सुनिश्चित करना है? तो आई थिंक आप इसका उत्तर बता सकते हैं। चलो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि किस लिए आपका ये कृषि एवं मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी और इसका क्या काम है। तो आप सभी को पता है इसका काम क्या है। कोई एक है जो इसका काम नहीं है या इसके काम का उद्देश्य नहीं है, तो आप सभी को पता है कि इसका क्या उत्तर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सही नहीं है। कृषकों को अधिकतम कहाँ, इसको तो न्यूनतम समर्थन मूल्य दिए जाने की बात की जाती है, इसलिए अधिकतम जो कह रहा है ये आपका नहीं सही है। ये कारण इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, ये उद्देश्य नहीं है। अधिकतम मूल्य नहीं बल्कि न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात करता है और इसी तरह की ये अनुशंसा भी करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं है, बाकी बातें सही हैं। नेक्स्ट बच्चों, और ये भी बढ़िया क्वेश्चन है और इसका उत्तर आप लोगों को देना है। उत्तर अच्छे से जो है ध्यान से पढ़ करके दीजिएगा। क्वेश्चन है, समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों को सार्वजनिक खरीद नीति सुनिश्चित करता है। यानी कि समर्थन मूल्य पर जो खाद्यान्नों को खरीदा जाता है ये नीति किस लिए है, क्या है, इसका रीज़न क्या है? तो देखिए आपके लिए बहुत आसान है। कृषि मूल्यों में स्थिरता। क्या कृषि मूल्यों में स्थिरता के लिए ऐसा किया जाता है? दूसरा, कृषकों को प्रेरणादायक मूल्य प्रदान करने के लिए। क्या ये बात सही है कि कृषक मोटिवेट रहें, ऐसा मूल्य उनको दिया जाए? तीसरा, सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्नों का भंडारण। क्या खाद्यान्नों के भंडारण के लिए ऐसा किया जाता है जिससे उत्पादन ज़्यादा हो और भंडारण ज़्यादा किया जा सके? और चौथा है कि उपर्युक्त सभी, क्या सभी रीज़न इसके लिए जिम्मेदार हैं? तो बताएंगे बच्चों बहुत आसान है आप लोगों के लिए, तो ये बहुत ही आसान है क्योंकि आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं और पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करके पता चलता है कि आपको कितना पता है। तो आप सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। ये सारी चीज़ें सुनिश्चित करता है जो आपका समर्थित मूल्य एवं खाद्यान्नों का सार्वजनिक खरीद नीति है। याद रखेंगे बच्चों, आपकी सभी चीज़ें इसमें शामिल हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लीजिए, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है और ये पता होना चाहिए आप लोगों को, एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी। ये भी यूपी पीसीएस मेंस का क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 1955, 1965, 1970, 1973 आप लोगों को ये बता चुकी हूँ, इसलिए गलत नहीं करेंगे कि आपका जो
कृषि मूल्य आयोग है, इसकी स्थापना कब की गई थी? याद रखेंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर जो आपका बी या 2 है 1965 बिल्कुल सही है। हालांकि जब इसका स्थापना हुआ तो कृषि मूल्य आयोग था, लेकिन इसका नाम 1985 में बदल दिया गया। 1985 में इसका नाम रख दिया गया कृषि लागत और मूल्य आयोग। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्नों का क्रय करती है, वो मूल्य कौन सा है जिस पर सरकार खाद्यान्नों का क्रय करती है, सरकार खरीदती है? पहला है परिसीमन मूल्य, दूसरा है बाजार मूल्य, तीसरा है न्यूनतम समर्थन मूल्य, चौथा है अधिप्राप्ति मूल्य। बताएंगे बच्चों, आसान नहीं है, ये थोड़ा सा हार्ड है। ध्यान से देखिएगा कि क्या कह रहा है, यानी कि किस मूल्य पर लेता है सरकार, यानी कि आपका कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। तो आप सभी को ये चीज़ पता होना चाहिए कि कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। और इसमें मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे 3 करेंगे, लेकिन आपका जो उत्तर है वो क्या है ये जान लीजिए। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, अधिप्राप्ति मूल्य। अधिप्राप्ति मूल्य या इसी को वापस वसूली मूल्य भी कहते हैं। अधिप्राप्ति मूल्य या इसी को कहते हैं वसूली मूल्य। और जो आपका वसूली मूल्य या अधिप्राप्ति मूल्य होता है, ये जो है कृषकों के कृषि उपज पर जो क्रय किया जाता है उसको कहते हैं। यानी कि ये मूल्य सामान्यतया न्यूनतम समर्थन मूल्य से क्या होता है, अधिक होता है, ऊंचा होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य से सामान्यतः क्या होता है, ऊंचा होता है, अधिक होता है, इसीलिए इसको अधिप्राप्य मूल्य कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न, और ये बहुत आसान है और इसमें तो कोई गलती नहीं करेंगे आप लोग, बिल्कुल बिना सोचे उत्तर देंगे। खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य की संस्तुति कौन करता है? योजना आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि मंत्रालय या सिंचाई आयोग? तो इस प्रश्न में तो कोई दम ही नहीं है, क्योंकि आप सभी को ये सारी चीज़ें बिल्कुल रटी हुई हैं। अक्षर सा किसी का गलत नहीं होगा ये, क्योंकि ये आपका बहुत ही बढ़िया है। तो आप सभी को पता है इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा बच्चों लोग कि आपका कौन सा ऐसा राज्य है जिसने 2015-16 से सब्जियों पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कर दिया था? कौन सा है? आप सभी को पता है कि सिर्फ रबी और खरीफ के फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है, लेकिन कोई ऐसा राज्य है जिसने अपने यहाँ फल और सब्जियों पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015-16 से जारी कर दिया था। अगर करंट से अपडेट रहते हैं तो पता होगा कि 2014-15-16 में किस राज्य ने ऐसा काम किया था। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, ये काम करने वाला जो राज्य है वो आपका केरल है। केरल ने ही फलों और सब्जियों पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कर दिया था। साथ ही अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि गेहूं के समर्थन मूल्य की अनुशंसा कौन करता है, तो आप लोग क्या उत्तर देंगे? गेहूं के समर्थन मूल्य की अनुशंसा कौन करेगा? आपके सामने ऑप्शन है योजना आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि मंत्रालय या सिंचाई आयोग। तो आप सभी को पता है कि खाद्यान्न में आपके सारे खाने वाली चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपके अनाज हैं, तो इसमें आपका गेहूँ भी आ जाएगा। तो इसका उत्तर भी आपका क्या हो जाएगा? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। चलिए बच्चों देखते हैं आपका आज का लास्ट प्रश्न, और ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है और ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडारण के निर्माण के लिए किन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है? किन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है, आपको ये बताना है। पहला है न्यूनतम समर्थन मूल्य कीमतों के नाम से जानी जाती हैं। दूसरा, वसूली कीमतों के नाम से जानी जाती हैं। तीसरा, निर्गमन कीमतों के नाम से जानी जाती हैं। और चौथा, उच्चतम कीमतों के नाम से जानी जाती हैं। तो ये तो बहुत आसान है और ये तो अब आप लोग गलती नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बारे में हमने पहले ही क्वेश्चन में डिस्कशन कर लिया है और ये आप लोग बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि आपका कौन सा है जो कि सही उत्तर हो जाएगा। तो याद रखेंगे बच्चों, आप सभी को पता है कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने के लिए और सुरक्षित भंडारण के निर्माण के लिए सरकार जो
जारी करती है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है, लेकिन खरीदती जो है वो किस पे खरीदती है? वसूली कीमतों के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से थोड़ा प्लस थोड़ा ज़्यादा होता है। यानी कि आपका क्या हो जाएगा? वसूली कीमतों पर ख़रीदा जाता है। ये चीज़ बिल्कुल याद रखेंगे, इसमें कोई आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए बच्चों, आज के लिए आपका बढ़िया ये सारे प्रश्न आई थिंक आप लोगों को अच्छे लगे होंगे और आप लोगों को ये आगे के एग्ज़ाम में मदद करे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग हर रोज़ बेहतर से बेहतर प्रश्नों का जो है कलेक्शन लेकर के उपस्थित हो रहे हैं आप लोगों के लिए, और आप लोग भी इस पर बढ़िया से जो है कोशिश कीजिए कि अच्छे से अच्छा आप लोगों का उत्तर हो। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है बच्चों, जाते जाते उत्तर दीजिएगा इसका। क्वेश्चन अच्छा है कि किसान अच्छा ये तो मैंने भी पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, उन पे विचार करना और कूट की सहायता से उत्तर देना है। पहला है, चीनी के हर मौसम के लिए केंद्र सरकार गन्ने का सामूहिक न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है। क्या ये बात सही है कि चीनी के हर मौसम के लिए गन्ने का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो केंद्र सरकार जारी करती है? दूसरा है, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अधिनियम के अंतर्गत चीनी और गन्ना आवश्यक वस्तु हैं। चीनी और गन्ना आवश्यक वस्तु हैं। अब आपके सामने कूट है। ए में केवल पहला, बी में केवल दूसरा, सी में दोनों और डी में कोई नहीं। तो बताएंगे बच्चों क्या सही है? क्या चीनी के हर मौसम के लिए केंद्र सरकार गन्ने का सामूहिक न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है? या दूसरा, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत चीनी और गन्ना आवश्यक वस्तुएं हैं? तो आपको बताना है बच्चों कि कौन सा है जो कि सही है, और ये आपके लिए नया क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन इसमें से कम एक तो आपको पता ही है कि ये तो शामिल नहीं होगा। पहला तो सही नहीं है, चूँकि आपको पता है कि केंद्र सरकार के द्वारा नहीं बल्कि किसके द्वारा किया जाता है? ये आपका कैबिनेट जो आपके मंत्री हैं, इनके मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा ये अनुशंसा किया जाता है, इसलिए आपका पहला सही नहीं है। और आपका जो दूसरा है ये बिल्कुल सही है। जो वस्तु अधिनियम 1955 है, इसमें गन्ने और चीनी को आवश्यक मूल्य के रूप में शामिल किया गया, आवश्यक वस्तु के रूप में शामिल किया गया है, इसलिए आपका पहला नहीं सही है, लेकिन दूसरा सही है। चीनी और गन्ना आवश्यक वस्तुओं के लिस्ट में शामिल है और पहला गलत है, क्योंकि आपको पता है कि हर मौसम में गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं जारी किया जाता, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं होता, बल्कि क्या होता है? उचित एवं लाभकारी मूल्य जारी किया जाता है, और वो भी किसकी अनुशंसा पर? कैबिनेट मंत्रियों के अनुशंसा पर, या केंद्रीय जो मामले की मंत्रिमंडलीय समिति होती है उसके द्वारा। तो आई होप आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे होंगे और आज का प्रश्न भी सॉल्व करके मज़ा आया होगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर हम मिलेंगे अगले जो है क्लास में, और वो भी शानदार प्रश्नों के साथ। प्रैक्टिस करते रहिए, अपने नॉलेज को मजबूत करते रहिए और दिन प्रतिदिन कॉन्फिडेंस लेकर आइए अपने अंदर, और करंट से अपडेट रहिएगा, क्योंकि करंट से ज़्यादा क्वेश्चन इकोनॉमी के आते हैं, लेकिन जब बेस क्लियर रहता है तो करंट के क्वेश्चन भी सॉल्व हो पाते हैं। तो आज के लिए रहने देते हैं बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच।